मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सिलेबस एक एक करके एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। कंसेंटाइजेशन मॉडल ऑफ पोरोफ्रायरी, ये आपने पहले सुना होगा, एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने भी अपने नोट्स से जो भी हिट लिस्टेड टॉपिक है उन सबको आपके फ्री इस यूट्यूब चैनल पे देना शुरू कर दिया है। देखो, पेड कोर्सेज हमारी है, उसके ऑफर भी हैं, ये सारी चीजें तो है। अगर आप लेना चाहते हो तो फेस्ट 60 दबाना, 60% ऑफ। आपको सभी ऑफर का, सभी जो फेस्टिवल्स हैं उनके ऑफर आज तक 12 बजे तक वैलिड हैं। अगर आप लेना चाहते हो, सक्सेस वीक सेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये तो है ही। बशर्ते बच्चों ने कहा था कि सर फ्री में भी जो हिट लिस्टेड टॉपिक है उनको करवाइए और तरीके, गाइडेंस, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते रहिएगा। प्रोवाइड करने से ये फर्क पड़ेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। याद रखिएगा 11 PM तक रहता है, लेकिन हमने इसे 12 बजे रात तक किया है क्योंकि बच्चों के एडवांस रिक्वेस्ट पे। ठीक है, अब करना यह है कि हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा, ये बार बार पूछा जा रहा है, पोलो फ्रायरी कौन थे भाई, क्या इनका जीवनी है, क्यों इन्होंने पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ड किताब लिखी। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझे भूखे पेट पढ़ाई समझ में नहीं आती है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा, ब्राजीलियन लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, और ये बहुत हद तक सही भी है। आप भूखे पेट कितना भी मोटिवेशन रखो, एक दिन हिम्मत टूट जाएगी आपकी, ये एक सच बात है। ठीक है, देखो, आप पूरे शरीर से स्वस्थ हो ना, एक सुई चुभ जाए अगर पूरे शरीर में कहीं भी, तो आपका सारा ध्यान उस सुई पे रहती है। ये जीवन की सच्चाई है। हाँ, इसमें से कुछ महान लोग हैं जो इस चक्र को तोड़ करके निकलते हैं। तो यही उन्होंने समझाया है। कंसेंटाइजेशन मॉडल क्या है? चेतना जगाने का, चेतनात्मकता मॉडल। मैं फिर से बता दूं, आपके जो नोट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। 200-250 पेज की नोट्स है भाई, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये भी 60% ऑफ पे अभी आपको मिल जाएगा। कंसेंटाइजेशन मॉडल एक गहन और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। आपने सुना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट या सिस्टम चाहती नहीं है कि एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हो अपने देश में गवर्नमेंट के खर्चे पे। जैसे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, वो कभी नहीं चाहती है कि एक बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग आए, लोग सवाल पूछें सरकार से। ऐसा कभी नहीं होगा, खास करके बिहार के क्षेत्र में। अब मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि ये चीज जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये उस विद्वान ने उसी समय कहा था, और ब्राजीलियन गवर्नमेंट से ये लड़े भी, तड़ीपार भी किया गया, इनको मारने की कोशिश भी की गई जान से। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है कि पूरे दुनिया में ये इस चीज ने बहुत प्रभावित किया। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप जब जानते हो, 2000 के करीब में जब वहां अटैक हुआ था, तो वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, वो एक प्राइमरी स्कूल में बुक रीडिंग करवा रहे थे, स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग करवा रहे थे, यानी बुक रीडिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अमेरिका इतना डेवलप कंट्री, जो वहां के राष्ट्रपति बुक रीडिंग करवा रहे थे। जब उसामा बिन लादेन का एक प्लेन टकराता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, तो उनको सूचना दी जाती है उनके सेक्रेटरी के द्वारा कि सर एक प्लेन, तो उनको लगा कि कोई प्लेन भाई वो डिस्टॉर्ट हो गया अपने पाथवे से और टकरा गया होगा। फिर जब दूसरा टकराया, उन्होंने बुक रीडिंग कंटिन्यू रखा, कहा कि चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, रिपोर्ट के लिए बोल दिया और लग गए। दूसरा प्लेन टकराया तो उन्हें संदेह हुआ, और जब तीसरा प्लेन गिरा पेंटागन के बगल में, तो उन्होंने समझ लिया कि भाई अब सब कुछ गड़बड़ है। तो वो एयर बाउंड हो गए, और एयर बाउंड ही रहे 8 से 10 घंटे। समझिए इस चीज को क्या है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा है। वहां के प्रेसिडेंट को आप कह सकते हो, इवन कि मैंने सुना है एक लेडी को कि डोनाल्ड ट्रंप इज द बिगेस्ट क्रिमिनल इन हिस्ट्री। उसने डायरेक्टली कहा है ये चीज, बट वो गिरफ्तार नहीं हुई। लेकिन यहां आप नहीं कह सकते हो। आप देखते हो कैसे कैसे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। सारी आजादी है आपको विचार अभिव्यक्ति की, ये भी सही है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो बात इनकी है वो इससे कैसे जुड़ी है मैं आपको समझाता हूं। वो अब आते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बिहार में नेताओं ने पिछले 30-35 सालों में ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है कि आप चाह करके भी बहुत अच्छी शिक्षा नहीं लोगे, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं लोगे तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, आप में चेतना नहीं जगेगी, चेतना नहीं जगेगी तो आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, आप गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहोगे, ट्रेन में ठूस ठूस के, लेटरिन में ठूस ठूस के आप जाओगे दूसरे स्टेट में काम करने, अब इतना ना काम करके थक जाओगे कि आप सरकार से सवाल क्या पूछोगे। चूंकि आप गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहोगे, इसलिए आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो फिर से वो ही मजदूरी करेंगे। हालत ये है बिहार में कि 50 से 55 साल में पिताजी घर पे रिटायर होके आते हैं, तो कहीं से गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसे ही उनका शरीर मन थक जाता है, तो बच्चा 15-20 साल का है वो कमाने चला जाता है। तो ये एक चक्र चल रहा है।
अगर सपोज दैट ये सिचुएशन होती कि सरकारों ने यहां अच्छी एजुकेशन दी होती सभी को, तो सब लोग सोचते, सरकार अच्छी काम नहीं करती तो उसको पलटते, यहां जातिवाद का नशा, धर्म का नशा फैला करके, और नेता आराम से अपने रहे। वो कभी अच्छी शिक्षा देने के फेवर में रहते ही नहीं है। इवन की नौकरी भी अभी पिछले 2-3 सालों में जो दी गई है, जब जनता ने बहुत डिमांड किया, बहुत चीजें बढ़ गई, प्रशांत किशोर चलना शुरू किए पैदल और उन्होंने लोगों की चेतना जगाना शुरू किया, जब तब जाकर के लोगों को चेतना जगी है। और आज विधायक जो पुराने जा रहे हैं तो उनसे लोग हिसाब मांग रहे हैं कि क्या किया 5 साल, कहां थे। कहने का क्या मतलब है, कैसी स्थिति थी और कैसे लोगों की चेतना जगी। अगर ये आप एग्जाम्पल समझ जा रहे हो, आप जिस हाल में हो, आप अपनी चेतना को जगाइए कि मैं इस हाल में क्यों, क्या इसमें गवर्नमेंट का रोल है, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मुझे ये सरकार का रोल है। सरकार ने इंग्लिश एजुकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो कहती है कि हिंदी पढ़िए, हिंदी भाषी बनिए, ये बनिए वो बनिए, हिंदी में जॉब नहीं देती है, तो हिंदी के लायक आप नहीं रहे और इंग्लिश आप सीख नहीं रहे हो ताकि जमाने के लायक। आप कुछ भी कर लो, कंप्यूटर कभी भी हिंदी में नहीं चलेगा, कितना आप चीज मैनेज करोगे। इसलिए कोशिश करो कि 2 से 3, देखो लैंग्वेज जो है ना, ये ब्रिज है, मैंने तेलुगु सीखी, हिंदी और इंग्लिश सीखी, ये आपको ना झकझोरने वाली क्लास होगी, आपके हृदय को सोचने पे मजबूर करेगा। नहीं देखना है, भाषण लग रहा हो छोड़ दो, स्किप कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा 99% परसेंटाइल है, ऑलरेडी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो आपको क्या समझा रहा हूं ये चीज समझो। आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। यहां कंसेंटाइजेशन मॉडल इन्हीं के बारे में है। ब्राजील की सरकार वहां शिक्षा जो दे रही थी वो इसी तरीके की शिक्षा थी, वहां कोई किसी से सवाल नहीं पूछ सकता था। सवाल नहीं पूछोगे तो आपको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा, फिर आप दौड़ते रहो, परेशान होते रहो, ये चीजें हैं। यही सब यहां पे भी है। ये एक डीप मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है इंडिविजुअल्स के अवेयरनेस को और कलेक्टिव एक्शन को बदलने का। कोई आपका शोषण कर रहा है, जैसे आज अपने देश के 90s के एरा के एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनके सुपुत्र अभी सीएम बनना चाहते हैं बिहार में। उन्होंने सारे जो नीचे तबके के लोग थे उनको आवाज दे दी कि ये बढ़ो, आगे बढ़ो, अब हमारा टाइम आ गया है। और उसके अलावा कुछ नहीं दी, अपने घर में 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति जमा कर ली है, अपने बेटे बेटियों का फ्यूचर, उनके घर में कई सांसद हैं, अब उनके पोते पोती सांसद बनेंगे और ये लोग झंडा ढोएंगे। किसी यादव कम्युनिटी को उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं थी, उनको लगता था नहीं नहीं नहीं, अरे एकदम वही हमारे देवता है। कोई कलेक्टिव एक्शन उन्होंने नहीं लिया। कंसेंटाइजेशन मॉडल जो है पॉलो फ्रायरी का डीप मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है, डिजाइन्ड टू ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स अवेयरनेस। ये इस तरीके से चेतनात्मकता मॉडल जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका जो चेतना है ना वो जगेगा ही जगेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, थ्योरेटिकल फाउंडेशन और सबको समझाऊंगा मैं। इसमें वो प्रोसीजरल कंपोनेंट्स हैं जो आपके अवेयरनेस से जाकर के क्रिटिकल एजेंट बनेंगे आपके माइंड में और वो चेंज लाएंगे। मल्टीपल स्टेजेज आएंगे, डायनेमिक पेडागोजिकल अप्रोच होगा, इंटरप्ले बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप बहुत चीजें सोचते हो लाइफ में, बहुत चीजें सोचते हो यार सरकार ठीक नहीं है, फिर जाकर के वोट उसी को दे देते हो। रिफ्लेक्शन हुआ आपके दिमाग में, आपके दिमाग में ये चीज आया, रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन आपने एक्शन गलत ले लिया। लेकिन यहां नहीं होता। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे दूंगा, ये कैसे सोसाइटी में बदलाव करता है हर जगह, यहां के रिस्पेक्ट में भी, बिहार के रिस्पेक्ट में भी, सब जगह ये काम करता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, सब जगह। थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है तो पहले समझते हैं। ब्राजीलियन जो ये एजुकेटर थे, प्रोफेसर थे एक्चुअली, इन्होंने ये थियरी दिया और इसको सरकार को झुकना ही पड़ा। इनको मैं बोला ना, इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली पॉलो फ्रायरी को विजय मिली। और इन्होंने एक चीज कहा कि ये जो सरकार शिक्षा दे रही है ना, पहले तो फ्री होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन ऐसा नहीं कि बस बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ा रहे, नहीं, आप में क्रिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। टीचर्स आए, उन्होंने कह दिया कि ये पढ़ लो, रट लो, आपने रट लिया, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। लिखिएगा ये वर्ड, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन किससे जुड़ा हुआ है? मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देता हूं। मैं जो भी आप यहां प्रैक्टिस करते हो ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं और वो क्वेश्चन आया हुआ रहता है। बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, अब ये क्या कहता है? सपोज दैट ये यहां एक टीचर है और यहां स्टूडेंट्स हैं ढेर सारे बैठे हुए। ये आए बोर्ड पे, इन्होंने लिख दिया, सारे कॉन्सेप्ट थियरी समझा दिया बच्चों के, बच्चों नोट कर लो, ठीक है। अब आप ये बताओ हमें कि a + b का होल स्क्वायर, ये टीचर ने आपको पढ़ाया होगा,
इसका आपके जीवन में क्या उपयोग है? पूरे जीवन बीत जाओगे, इसका कोई उपयोग नहीं। और इसको रटने के चक्कर में कितने मार खाए होंगे आपने, कितनी पनिशमेंट मिली होगी आपको, हो सकता है आपको अभी याद भी ना हो, आपने उतना टाइम गंवाया होगा और उस चीज को याद किया होगा। इसके बदले स्टूडेंट्स को आपको नहीं लगता है कि ये सिखाना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो सुसाइड ना करें, ताकि वो अलग अलग प्रॉब्लम से, जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं, जैसे उन्हें बैड हैबिट्स है कुछ उनमें, तो उसको वो दूर कर पाए। ये नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए क्या उन्हें बिहेवियरल अप्रोच अपना ठीक करना है, कैसे चीजों को सेल करते हैं, कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते हैं, ये सब चीजें क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब ठीक करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए? आप खुद ही बताओ, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी जिसका कोई यूज नहीं है आपके पूरे लाइफ में, वो सब पढ़ के आप क्या कर रहे हो? क्योंकि पुराने समय में पढ़ाया जाता था, स्वामी विवेकानंद के टाइम में वो पढ़ाया जाता था, इसलिए आज भी पढ़ाया जाए और आप पढ़ोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कहा कि ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है, इसमें बैंक में हम जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, वैसे ही टीचर अपना ज्ञान जमा करा दे रहे हैं स्टूडेंट के पास। पैसिव लर्नर है ये एक्टिव लर्नर नहीं है। उनको अगर पूछा जाए कि फूलों में रंग कैसे आता है, तो या तो वो बोलेंगे कि भगवान डाल देते हैं उनमें रंग, या साइंस वाली चीज बता देंगे। उसके आगे वो नहीं सोच पाते हैं कि अगर अच्छा ये रंग है, अगर ये रंग करना हो तो हमें क्या करना है। नहीं, फ्रायरी पेडागोजी का हिंदी होता है शिक्षण शास्त्र। इमर्ज एज ए रिस्पॉन्स टू ऑथोरिटेरियनिज्म एंड स्ट्रक्चरल ऑपरेशन। जो ब्राजील की गवर्नमेंट थी स्ट्रक्चरल, यानी कि एक स्ट्रक्चर वाइज लोगों का शोषण कर रही थी। जैसे फिर से आते हैं बिहार के, बिहार क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन है, यहाँ पीके ने बहुत मेहनत की है और कहीं ना कहीं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने में उन्होंने बहुत हेल्प किया है। आपको मैं बताता हूं कैसे। यहां आप बिहार की स्थिति में बता रहा हूं, यहां आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आपको दबा के घूस देना पड़ेगा। कोई भी सरकारी नौकरी हो बिना धब्बे के निकल जाए पॉसिबल ही नहीं है। टाइम से वैकेंसी पूरी हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। बिना सेटिंग के पूरी हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट में लोगों ने क्या किया, जो नेता बने वो ऑफिसर्स के साथ मिल करके उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, जो कि लोग कहते हैं ना कि सिस्टम में बहुत करप्शन। एक्चुअली ये नहीं है, वो सिस्टम ही बनाया गया है करप्शन करने के लिए। उस सिस्टम में ये चीजें बात की गई हैं कि भाई देखो, कोई भी नौकरी हो, हमारा कट इतना बनता है, हम ये मंत्री हैं तो हमारा आईटी मंत्री 9वां पास है। आप सोचो बिहार में, और आईटी पार्क की स्थापना करने के बाद बोल नहीं पाता है 2 लाइन, आप मैं बताऊं, ठीक है। तो यहां समझो आप सीधा कि इन्होंने अपना प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कैसे हो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया है। अच्छा, जब नेता अंगूठा छाप होंगे और वो बहुत हाई करप्शन करेंगे, तो जो आईएएस ऑफिसर है वो तो पढ़ के गए हुए हैं, या जो भी ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में भी आएगा कि यार ये तो इतना लूट रहा है, हम बेसिक नेसेसिटी के लिए तरस रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं वो चीजें मिलेंगी कि यार ये तो नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत होगी और ये हमारा ट्रांसफर भी कर देगा, तो वो अपने फायदे के लिए भी करप्शन में शामिल हो जाते हैं। समझिएगा आप जो मैं कह रहा हूं उसको। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इन्होंने किताब लिखी थी एक। ये सारा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि जनता का शोषण हो। अच्छा, चूंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं हो, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर मान लो आपने कहीं हॉस्पिटल में गए, आपका इलाज बेहतर नहीं हुआ या वहां जो सुविधा है आपको नहीं मिल रहा है, आपने क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चन पूछा, तो 2 ही चीजें होंगी, या तो आपको मुंह बंद करा देंगे, या आपको कहेंगे कि चलो आपका काम कर देते हैं। आपका काम वो कर देंगे, मास लेवल पे नहीं करेंगे। तो समझ जाएंगे कि ये पावरफुल आदमी है, ये अवेयर है, ये जानता है, ये पहुंच वाला आदमी है। पहले लोग कुछ काम नहीं होता था तो चिट्ठी लिखते थे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, है ना, ये समझिए आप, बड़े बड़े ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखते थे, ठीक है। और वो ऑफिसर जो हैं, जवाब देना पड़ता था उनको। लोगों ने ये बंद कर दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया, विद्वान कम होते चले गए। बिहार जैसे स्थिति में बता रहा हूं, पीके ने चेतना जगाने पे काम किया है। उन्होंने कहा है स्कूल का बस्ता रखा है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे मास लेवल पे क्रिटिकली कॉन्शियसनेस जगाई जाती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है पूरे इंडिया में। या तो वो जीतेंगे या अगली बार जीतेंगे, ये मैटर नहीं करता है मेरे लिए, मैं उनका कोई आर्डेंट सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि जो सिस्टम है उसको समझते हुए मैं आपको इस थ्योरी को समझा रहा हूं। सो प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं सपोर्टर हूं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको जो सही लगता है उसको वोट दीजिए, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में। सो इन्होंने पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड एक किताब लिखी, आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड नेवर बी ए टूल फॉर मेंटेनिंग पावर हायरार्की। इन्होंने कहा कि एजुकेशन एक टूल नहीं होना चाहिए आपकी पावर हायरार्की को मेंटेन करने का, यानी जो पावर में है
वो इस तरह से एजुकेशन दे रहा है कि उसकी पावर ना जाए, उस पर कोई सवाल ना करे, तो वो हमेशा शासन करता रहेगा, ऐसे ही हो रहा है। दिस मीन्स चैलेंजिंग द बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को चैलेंज करने वाली ये बात थी। लर्नर्स जो है पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन एंड रिप्लेसिंग इट विद डायलॉजिक मॉडल, बोथ लर्नर एंड एजुकेटर को क्रिएटर ऑफ नॉलेज। इनका कहना था कि जो लर्नर है और जो टीचर है, ये दोनों को को क्रिएटर होना चाहिए ऑफ नॉलेज का। जैसे अरस्तु थे, प्लेटो थे, इन सब के अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आप जाओगे ना, तो वो जब क्लास में एंटर करेंगे उस तरीके से प्रोफेसर जो भी पढ़ाते हैं, तो वो पूछेंगे अच्छा बताइए आप बैंकिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, आपसे पूछना शुरू करेंगे, आपकी ज्ञान खंगालेंगे, आप में क्रिटिकल, आपको खुद झांकने पर मजबूर करेंगे, आपको लगेगा ये तो मुझे पता था। बैंकिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बैंकिंग का मतलब क्या, तो सब बोलेंगे सर बैंक में हम जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें कुछ ब्याज देती है, यही प्रोसेस है बैंक का, है ना। तो आप कहोगे ठीक है, बढ़िया है भाई, ऐसी है तो ठीक है। बोथ लर्नर एंड एजुकेटर जो हैं ये को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज हैं, ये याद रखिएगा, लर्नर्स एंड एजुकेटर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डायलॉजिक मॉडल है, इनका ऐसा मानना था कि ये को क्रिएटर हैं, इनको पैसिव लर्नर बनने की जरूरत नहीं है, टीचर ने आया इंफॉर्मेशन दे दिया, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके निकल लिए, नहीं। अब आते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्रिटिकल कॉन्शसनेस, यहां पे एक बड़ा बात आएगा, सबसे बड़ी जो इनकी कॉन्सेप्ट है ना ये है क्रिटिकल कॉन्शसनेस। इसका एम क्या है कि पीपल, देख ध्यान से सुना, कोई एक आदमी की बात नहीं हो रही है, इसका इनका एम है कि जो लोग हैं, ठीक है ना, लोग क्रिटिकली सोचना शुरू करें, ठीक है, लोग क्रिटिकली सोचना शुरू करें, यानी कि अगर कोई भी चीज उनके सामने आ रही है तो वो उस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फोर्स को रिकॉग्नाइज करें। लोगों को रिकॉग्निशन ही नहीं होता है। जैसे फिर से मैं एग्जांपल दूंगा बिहार का ही, जैसे यहाँ के एक लीडर है जो कह रहे हैं कि हम हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो 3.5 करोड़ परिवार एटलीस्ट हैं। अब 3.5 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना, ये ऐसी बात हो गई, मैं बता रहा हूं, जैसे भारत को सोने की लंका बनाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी को आप 30,000 का भी अगर नौकरी दोगे तो तकरीबन 15 लाख करोड़ का सिर्फ ये बजट होगा। अब आप बताओ, जिस स्टेट का बजट 3 लाख करोड़ है, ये कौन सा जादू करेंगे 20 दिनों में कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। यहां क्रिटिकल कॉन्शसनेस, आप सोचोगे कि यार ये पॉलिटिकल फोर्स पागल बना रहा है, पॉलिटिकल फोर्स है ये, इकोनॉमिक फोर्स के हिसाब से भी पागल बना रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 लाख नौकरी देने में पिछले 4 सालों में पसीने छूट गए इन लोगों के, कई करप्शन, कितने फर्जीवाड़े का आरोप लगा, कितने लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, दैट सेव देयर लाइफ्स। दिस अवेयरनेस अलाउज इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई एंड चैलेंज ऑपरेशन। ये जो इंडिविजुअल्स होंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गड़बड़ हो रहा है भाई, यहां फॉरेस्ट काटा जा रहा है, यहां अडानी को 1 रुपए जमीन दे दी गई और वहां आम के पेड़ है 1 लाख, ठीक है। इंडिविजुअल्स को पहचान हो जाएगी इन सब चीजों की, ये होता है क्रिटिकल कॉन्शसनेस, ठीक है। और ये ऑपरेसिव रिजीम को चैलेंज करना शुरू करेंगे। आप देख रहे होगे एमएलए जा रहे हैं, फिर से मैं बिहार का ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि सबसे सटीक एग्जांपल इस चीज पे है। उनसे लोग पूछ रहे हैं, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि एमएलए से पूछ रहे हैं कि आप कहां थे इतने दिन, क्या काम किए आप, गिनवाइए, तो बता नहीं पा रहे हैं, सांसद बता नहीं पा रहे हैं। नित्यानंद राय खोज के देखिएगा, उनसे लोगों ने पूछा कि आप काम वाम नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर में पूजा करने आते हैं आप युवा के लिए क्या किए हैं बताइए, तो कह रहे हैं 4 लेन बनवा दिया। अरे 4 लेन युवा चाटेगा, पैसा होगा तब ना गाड़ी लेके निकलेगा 4 लेन पे या कहीं जाएगा। पूछ रो, लड़के उनसे पूछ रहे हैं सवाल, ये होता है क्रिटिकल कॉन्शसनेस। चीजों को समझो, बीपीएससी में धांधली हुई या कुछ भी हुआ, आपने देखा होगा वहां लोग कितने अवेयर थे। प्रैक्सिस आते हैं, डिफाइंड एज अ फ्यूजन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। प्रैक्सिस इज ऑनगोइंग साइकिल वेयर पीपल theorize about their reality while also actively working to transform it। समझिएगा ये क्या है प्रैक्सिस का मतलब क्या होता है। प्रैक्सिस कहता है कि प्रैक्सिस एक मतलब टर्म है ये, इसका मतलब होता है आपने क्रिटिकल कॉन्शसनेस ला दिया, रियलिटी आप समझ गए, अब उसके लिए आप एक्शन क्या ले सकते हो। रिफ्लेक्शन आपको हो गया कि यार ये पागल बना रहा है, तो आप अल्टरनेट ढूंढोगे, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, पॉलिटिकल लीडर कौन है,
जो कम से कम रियलिस्टिक बात कर रहा है। जो रियलिस्टिक बात कर रहा है वो कौन सा लीडर है बताइए? यही है रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। तो प्रैक्सिस के बगल में आप देखिएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट दिमाग में होता है कोई भी चीज, एंड एक्शन। अब ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन तो हुआ, जैसे आप मान लो गरीबी से लड़ रहे हो, गरीबी से जूझ रहे हो, और आपको लग रहा है नहीं यार हमें काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया से काम करना चाहिए और अच्छा से काम करना चाहिए, और आप रिफ्लेक्ट हुआ लेकिन करना चाहिए कर नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर गरीबी रहोगे। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी, आपकी अपनी स्थिति बदलने के लिए आपको ये करना होगा। while also actively working to transform it, याद रखिएगा एक्टिवली वो इस स्थिति को बदलने को काम भी, इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हैं। फिर से मैं बोल दूं, डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, प्रैक्टिस इज ऑनगोइंग साइकिल वेयर पीपल थियराइज अबाउट देयर रियलिटी, थियराइज करेंगे while also actively working to transform it। अगला आता है डायलॉग। फ्रायरी स्ट्रेस्ड दैट लर्निंग अकर्स थ्रू इगैलिटेरियन डायलॉग। इन्होंने कहा था कि अगर आप कहीं बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो कल्चरल सर्कल्स में रह करके लर्नर एंड फैसिलिटेटर, इन्होंने टीचर नहीं कहा, इन्होंने एजुकेटर नहीं कहा, इन्होंने फैसिलिटेटर कहा। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, आपने देखा होगा टीचर के बाद एक वर्ड फेमस हुआ है एजुकेटर, जो एजुकेट करते हैं, बात लगभग वही है। लेकिन टीचर अगर फैसिलिटेटर हो जाए, फैसिलिटेट करे, आपको आसान कर दे, तो वो बात बने। वेयर लर्नर्स एंड फैसिलिटेटर्स शेयर एक्सपीरियंसेस एज इक्वल्स, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखेंगे एक दूसरे से। अक्सर ऐसा होता है, जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सामने वाले जिसको पढ़ा रहा है ना उसकी कुछ हैबिट सीख लेते हैं। ये समझ लो आप। Stages of conscientization. Freire articulated that conscientization as a movement through distinct level of consciousness, each reflecting increasing capacity for critical awareness and social engagement. Stages of conscientization क्या है? इसको समझिएगा। फ्रायरी ने कहा कि इसकी पूरी मूवमेंट या स्टेजेज हैं, अगर ये करना है तो, चेतना जगाना है तो, पहला इंट्रांजिटिव कॉन्शसनेस। पीपल्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब बुरी स्थिति में होंगे तो वो पावरलेस फील करते हैं, मतलब हम किससे कंप्लेन करें, उसे वो किस्मत मान लेते हैं। उनको लगता है कि यार ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, इंट्रांजिटिव, हमने ट्रांजिट नहीं होगा, ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। जैसे बिहार में जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, ठीक है। अब आता है कि उनमें सेमी ट्रांजिटिव कॉन्शसनेस। अच्छा, ये कब आएगा? चेतना हल्का भी जगेगा, कब जगेगा? जब उनको अपने इशू को रिकॉग्नाइज वो खुद कर लें, या उनको कोई ऐसा कैटलिस्ट बन के करवाए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा बिहार में पहली बार ऐसा देखा गया कि रोड बन रहा था, लोगों ने रोड जो था, ये हिंदी में है आप देख लो, ठीक है, रोड को उठा करके ले गए। पहली बार ऐसा भारत में हुआ था। एक्चुअली रोड की जो पीसीसी ढलाई हो रही थी उसको लोगों ने सब तसला और किस किस चीज में उठा करके वो ले गए, और उनका छत बन रहा था, छत में डाल दिया सारे मसाले को। ये चीज हुआ है। तो इंडिविजुअल्स बिगिन टू रिकॉग्नाइज इश्यूज एंड फील स्लाइटली एम्पावर्ड बट स्टिल रिलाई ऑन लीडर्स फॉर चेंज एंड आर पेसिमिस्टिक अबाउट आउटकम्स। लीडर्स जो हैं इसमें थोड़े से एम्पावर्ड लोग फील करेंगे, लेकिन वो लीडर पे अब डिपेंड होना शुरू होंगे कि हाँ यार वो उसने बात तो सही की, उसने एक प्रकाश तो दिखाया, हमें हमारा पानी, नाले में पानी लोग पीने को मजबूर हैं, नहीं यार ये कहता है कि नहीं घर में आपके आना चाहिए पानी। पेसिमिस्टिक हैं आउटकम को लेकर के, समझिए आप, पेसिमिस्टिक है, वो डिपेंड है अभी भी कि वो करेगा, आवाज उठाएगा तो हम उसके साथ देंगे, ठीक है। अगला आता है क्रिटिकल ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिट करना है। अब आप में आ जाएगा, समय बीतेगा, कुछ चीजें होंगी, ऐसी स्थिति आएगी कि सब लोग फुल अवेयरनेस मॉडल पे आ जाएंगे, अपनी ओन रियलिटी को देखेंगे, समझेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक पर्सनल एंड कलेक्टिव एक्शन लेंगे। जैसे लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको बदल दें, हम बदले ना बदले वो अलग बात है। द प्रोसेस इज नाइदर स्ट्रिक्टली लीनियर नॉट प्योरली कॉग्निटिव। याद रखिएगा, ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, कॉग्निटिव। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से बताया गया वैसे ही। पीके भी 3 साल पैदल चले हैं, तब जाकर के थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आई है। It is iterative, anchored in emotional engagement, social participation, and abandoning of previously held limited beliefs.
इसमें याद रखिएगा जो भी लिमिटेड बिलीफ्स पहले थे इन सबको खत्म करना एक बहुत बड़ा मकसद है। अब फिर से आते हैं, अब प्रैक्टिस करना होगा हमें, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बड़ा मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि लोग इससे भागते हैं। मैंने सोचा इसको मैं समझाऊंगा। स्टेप्स क्या होता है? थीमेटाइजेशन होगा, रिफ्लेक्शन ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस। आप उनको दिखा रहे हो कि भाई देखो आप किस बदहाल स्थिति में हो, अगर अपनी स्थिति नहीं बदला तो आपकी आने वाली जनसंख्या, आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी इसी स्थिति में रहेंगे। अनकवरिंग थीम्स, प्रॉब्लम्स एम्बेडेड इन डेली लाइफ एंड कल्चर। आप देखो कितनी जद्दोजहद में आप खुद जी रहे हो, आप खुद देखो कितनी मुश्किल हालात में आप हो। ये सब चीज आप महसूस करो, तब उन्हें लगेगा हाँ यार ये तो सही कह रहा है यार, इस चीज के जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हम नहीं, हम तो वोट देते हैं उनको, उनके पास बजट आता है, वो चोरी कर ले रहे हैं, वो पुल तोड़ दे रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि पुल टूट जा रहा है, 12 साल के बच्चे शराब बेच रहे हैं। फिर आता है कोडिफिकेशन, नेमिंग एंड विजुअलाइजिंग एक्सपीरियंसेस, जैसे पलायन। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हमने नेम दे दिया है कि भाई आप जो इस स्थिति में हो उसका सबसे बड़ा कारण है पलायन, यानी आप जाते हो आते हो, बिहार में मजदूर कर्ज लेकर के जाते हैं दूसरे राज्यों में पैसा कमाने और फिर उधर से कर्ज लेकर के ही आते हैं। दिखाओगे आप, इमेज दिखाओगे, स्टोरी सुनाओगे, उसको कोडिफाई करोगे। डीकोडिफिकेशन, क्रिटिकली डीकंस्ट्रक्टिंग पर्सनल एंड सोशल बिलीफ और मिथ्स। फिर आप और मिथ्स को तोड़ोगे, आप टाइम दोगे इस चीज पर, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर दोगे आप उस मिथ को तोड़ोगे कि इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, एक्सपोज करोगे। कई नेता जो यहाँ डिप्यूटी सीएम हैं वो रेपिस्ट का आरोप है उस, मतलब रेपिस्ट के आरोप उस पर, मतलब सैंपल उसके लिए गए थे, सीबीआई ने जांच ही नहीं किया। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि दबाव से। अगला जो है उस पे 7 लोगों के मर्डर का अक्यूज्ड है, वो अभियुक्त है, ये नहीं कि आरोप है, सिर्फ अक्यूज्ड है, और 7वीं या 8वीं पास है वो भी। आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है, और वो डिप्यूटी सीएम था इतने दिन से। ये झूठ नहीं है, उसके सबूत हैं भाई, उसने खुद एफिडेविट दिया है अपना। एफिडेविट को हाफिडेविट कहता है, प्लेंटी कहता है पेनल्टी को। और जो यहाँ के पीएचडी किए हुए लोग हैं वो अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। याद रखिएगा एक्शन जो है मोबिलाइजिंग न्यू अवेयरनेस टू रिकॉग्नाइज। अब देखो डिकोडिफिकेशन, आपने मिथ तोड़ा, एक्सपोज किया, नैरेटिव को तोड़ा, नैरेटिव बनाया, अब एक्शन का टाइम आएगा, प्रैक्टिस। तो आप न्यू अवेयरनेस को ऑर्गेनाइज करोगे, स्ट्रेटेजाइज करोगे, एक्ट करोगे। समझ में आया? और ये एजुकेशनल सेटिंग में इसको मर्ज भी करोगे। फ्रायरी कल्चर सर्कल्स क्रिएट एनवायरमेंट्स where learners use their language and experience to diagnose issue, engage in group dialogue, pursue social change together. Teachers become co-learners and everyone participate in reshaping reality through reflection and debate. अब critic and integrity की बात हम करते हैं। फ्रायरी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि भाई रिड्यूसिंग कंसाइनर टू टेक्निकल स्किल टू चेकलिस्ट। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब हम कंसेंटाइजेशन, चेतना जगाने की बात कर रहे हैं तो आप चेकलिस्ट बच्चे को दे दो, फ्री थिंकिंग नहीं आएगी उसमें। फ्री थिंकिंग नहीं, आपको इतना ही काम करना है, जब बोला जाएगा ये चेकलिस्ट है ये कर लो तो फ्री थिंकिंग नहीं आएगी। इट इज अ लाइफ लॉन्ग रिकर्सिव प्रोसेस सेंटर्ड ऑन इथिक्स, सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव स्ट्रगल। इन्होंने कहा था कि कंसंट्रेशन अब हमारे सोशल वर्क के लिए एक फाउंडेशनल अप्रोच है, अडल्ट एजुकेशन, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट, एनकरेजिंग ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल एंड सोसाइटल लेवल पे, ये आपको करना ही करना है। ये चीज थी पूरी क्रिटिकल कॉन्शसनेस मॉडल। हो सकता है इसमें और भी चीजें आए आगे, इस पे प्रैक्टिस सेट में दूं तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।